बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खुशामदीद। 5 बज चुके हैं और 5 के पंच के साथ में हूँ आसिफ रशीद। बड़ी खबरों पर इस प्रोग्राम के जरिए हमारी नजर रहती है। आज किसान आंदोलन से लेकर जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, वज़ीर आज़म का दौरा और साथ साथ लोकसभा इंतखाबात के लिए टेंटेटिव आप कह सकते हैं कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, वो स्केड्यूल आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी खबरों पर हम नजर दौड़ाएंगे और वो 5 बड़ी खबरें जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं, सबसे ज्यादा जिन पर डिबेट्स या डिस्कशंस हो रहे हैं। 5 खबरों में पहली खबर आज रहेगी किसानों के मुतालिक, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के भारत बंद की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कामकाज मुतासिर हुआ। इस बीच कई एक सड़कें वीरान नजर आईं। कुछ एक मकामात पर बंद का खूब असर सुबह सुबह देखने को मिला और बाद दोपहर तक भी कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रहीं। बेशतर मकामात पर ट्रांसपोर्ट चलता रहा, जिनमें पंजाब या चंडीगढ़ के कुछ एक हिस्से थे, लेकिन जो हाईवे के पास वाले इलाके हैं या रेल खिदमात हैं, टाइम के पर ना चलना बताता है कि बंद का असर देखा गया। कुछ एक इलाके जहां पर सुबह सुबह या बाद दोपहर भी वीरानी नजर आई और बाद में तय शेड्यूल के मुताबिक अपना एहतजाज उन इलाकों के अंदर खत्म करने के साथ कारोबारी सरगर्मियां उन तमाम लोगों ने शुरू कर दी जो आज किसानों के भारत बंद की इस हिमायत का ऐलान कर चुके थे। दिल्ली में भी कुछ एक मकामात पर हाई अलर्ट था। चौथा दिन आज एहतजाजों की जो किसानों का एहतजाज है वो चल रहा है। दूसरी खबर आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां चल रही हैं और आज तहकीकाती टीमें भी पहुंची उस मकाम पर जहां वज़ीर आज़म ने दौरा करना है, यानी मौलाना आज़ाद मेमोरियल स्टेडियम जम्मू के अंदर, जहां 3161 करोड़ रुपए के 209 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद भी रखी जाएगी। कई मंसूबे ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में तरक्की के एतबार से काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। अमली तौर पर नौजवानों की मुलाजमत को जो खतूत फराहम करने हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स देने हैं, वो वज़ीर आज़म की तरफ से दिए जाएंगे और 209 प्रोजेक्टों में IIM है, एम्स का काम शुरू होना है, 124 का संगे बुनियाद रखा जाएगा, 85 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा। 210 कनाल पर मुहित 9 इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स जो 62 सड़कों के प्रोजेक्टों की तामीर के अलावा अपग्रेडेशन और 62 पुल इस प्लान में शामिल हैं। अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा, शोपियां और पुलवामा में 9 मकामात पर कश्मीरी जो पंडित हैं या मुहाजिरीन हैं उनके लिए 2816 फ्लैट्स। श्रीनगर के पारिमपुरा में ट्रांसपोर्ट नगर की अपग्रेडेशन, रिवैम्पिंग और जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के डेटा सेंटर या जो डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहलाता है, वहां पर भी इस मंसूबे के तहत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने जा रही है। तो वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से बीजेपी अपनी जगह, जम्मू कश्मीर सरकार अपनी जगह और तमाम उन बेनिफिशरी से भी वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से मुस्तफीद हुए हैं। तीसरी खबर, जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा 24 घंटों में मौसम तब्दील होने की तवक्कुआत हैं, क्योंकि वादी कश्मीर हो या जम्मू सूबा हो, महकमा मौसमियात की तरफ से आज बड़े पैमाने पर आइंदा 24 से 72 घंटों के दौरान यानी 17 फरवरी और ये जो अगली रात है वो काफ़ी अहम रहने वाली है। मौसम तब्दील होगा, फिर से हल्की बर्फबारी और बारिशों की तरफ हम जाएंगे, यानी एक वेट स्पेल की तरफ जाएंगे जिसकी तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा किया गया। तो 17 फरवरी से 21 फरवरी तक दोपहर यानी 21 फरवरी 2024 तक बर्फ और बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात के श्रीनगर और जम्मू दफ्तर के तर्जुमान की जानिब से। चौथी खबर आपको बताएंगे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को आज सुबह मुश्किलात आई। उनके बैंक अकाउंट्स, जो पार्टी का अकाउंट था, बैंक खाता था, उसको फ्रोज कर दिया गया। लेकिन फ्रीज होने के बाद जिन खातों को IT डिपार्टमेंट ने मुंजमद किया था उन्हें IT ट्रिब्यूनल से बहाल करने का हुक्म दे दिया गया और पार्टी लीडर विवेक तनखा की जानिब से इसकी तस्दीक की गई कि कांग्रेस के खातों पर पाबंदी बुध तक हटा दी गई है। तनखा के मुताबिक दिल्ली में IT-AT बेंच के सामने कांग्रेस का मौक़िफ़ पेश किया गया और बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। वहीं उनके मुताबिक जो ट्रिब्यूनल हैं उन्होंने उनकी बात संजीदगी से सुनी और उनके पास हक़ाइक़ हैं, उन्हें गैर मुतनासिब सज़ा नहीं दी जा सकती। ट्रिब्यूनल ने कहते हुए जो 115 करोड़ रुपए का जो खाता था या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट जिसको फ्रीज किया गया था, ट्रिब्यूनल से राहत मिली है। तो बुध तक फिलहाल जो सरगर्मियां इस अकाउंट के हवाले से हैं वो जारी रखी जा सकती हैं। ये उस वक्त हुआ जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आम इंतखाबात सर पर हैं। 5वीं खबर, गजा के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें तस्दीक की गई है कि दुनिया की शदीद तरीन फाका कशी के शिकार 7 लाख इंसानों का 80% हिस्सा इस सिर्फ एक हिस्से में है, जहां पर एक छोटा सा ज़मीनी टुकड़ा तो आपको नजर आएगा, लेकिन तबाही के मनाजिर या ऐसे मकामात जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान अब तक हुआ है। आज के वक्त में 12 लाख से ज़्यादा लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं या घर बार छोड़ चुके हैं। आगे जाएं तो कोई ठिकाना नज़र नहीं आता, पीछे जाएं तो तब भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर या दूसरी तरफ रहने के लिए जब छत नहीं है तो जाएंगे किस तरफ। ये तब्दीली के सारे असरात और जंग को 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के
हमास हमले के बाद से ही ये सारी सूरत हाल है। 29,000 के करीब जानें जा चुकी हैं। रफा शहर पर फिजाई हमलों का सिलसिला जारी है। तो ये वो 5 खबरें थी जो आज आपके सामने तय फॉर्मेट के मुताबिक हमने रखी हैं। यहां से आगे चलेंगे। शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे जो आज सुबह प्रोग्राम में हमने आपको बताई थी, लेकिन उन लोगों की मजीद गुफ्तगू करना और वो भी ब्रीफली बहुत ज़रूरी है। अदालत की जानिब से एक अहम समाअत की गई। ये समाअत हुई जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल लेबरर्स को लेकर कि क्या उनको पक्का किया जाएगा या नहीं। जो आर्जी बुनियादों पर काम करते हैं, हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में समाअत की गई और क्लियरली कह दिया गया कि जो आर्जी मुलाजिम हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, उनको मुस्तकिल करने का कोई हक नहीं है, ना कोई दायरा अख्तियार ऐसा है। जो अर्जी गुजार थे उनको भी एक तरह से अदालत से उनको झटका लगा है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से इसकी जो डिवीजन बेंच समाअत कर रही थी, जिसमें कहा गया कि सरकार जितने अखराजात करती है या जो फंड्स देती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर जो चीज़ें पूरी करनी होती हैं एक सिस्टम के तहत वो की जाती हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, जिनकी तरफ से इस अर्जी पर समाअत की गई। और मामला कौन सा था? 2017 जब हुकूमत की जानिब से कई कदम उठाए गए, उन इकदामात में से एक था नए सेंटर्स बनाए गए, नए ऐसे तिब्बी मराकज़ जो उस वक्त बने, कई सेंटर्स को अपग्रेड किया गया, 1284 नई पोस्टें क्रिएट की गई। लेकिन 1284 पोस्ट को फिल करने का जब फैसला हुआ तो उस वक्त बेशतर जो नीड बेस्ड वर्कर्स थे या कैजुअल लेबरर्स थे, उनने कहा कि हमें इन सारी जगहों पर न सिर्फ लगाया जाए बल्कि मुस्तकली के ऑर्डर्स भी जारी किए जाएं। मगर ऐसा नहीं हुआ। जिस हिसाब से वो बरसों से काम करते चले आ रहे थे वो सिलसिला चल रहा है। डिवीजन बेंच के इस फैसले से पता चला कि एक तरह से न सिर्फ ये लोग जो अदालत का रुख कर रहे थे बल्कि कई आर्जी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में शदीद मुश्किलात से गुजरेंगे। ऑर्डर 17/10/2014 का था, जिसका हवाला दिया गया सब सेंटर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कई तिब्बी मराकज़ को अपग्रेड या नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला तो लिया गया, लेकिन 1284 जो कैजुअल वर्कर्स की पोस्ट या उस वक्त कहा गया कि इनको फिल किया जाएगा, वो लोग पहुंचे थे कि हम तो मेहनत, लगन और तंदीही से काम करते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें कम से कम मुआवजा सरकार उस हिसाब से नहीं देती जो देना चाहिए था। अब जाकर आज के वक्त में इन तमाम लोगों को अदालत से भी झटका लगा है। इस पर मजीद हम बात करेंगे। कैजुअल लेबरर्स के हवाले से मजीद बात होगी क्योंकि ये वो लोग हैं जो बरसों से खिदमात अंजाम देते आए हैं। अब मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। वजाहत दुरानी साहब हैं जो सदर हैं जैक के, इस वक्त वादी कश्मीर से हमें ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब ज्वाइन करने के लिए। मैं ताज़ा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ जिसमें यह पता चलता है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कुछ लोग थे, अदालत का उनने रुख किया था, लेकिन कोर्ट से भी उनको किसी किस्म की राहत नहीं मिली और जो एक लाइन को टो किया गया है दैट इज़ कि आप मुस्तकली का कोई हक नहीं रखते। तमाम मुलाजमीन का एक बुनियादी तौर यही मसला है जिसमें 60, 61, 62 हज़ार कुछ ऑफिशियल्स को अनऑफिशियल रिपोर्ट्स जो बताती हैं कि इसी तरीके से फैसले से कई बार वो मुतासिर भी हुए। क्या आप इस अदालत के फैसले को कहेंगे? और ये जो कैजुअल लेबरर्स का मामला है, अदालत ने जो लाइन टो की है, मैं ये मानकर चलूं कि मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा अभी भी हैं इन आर्जी मुलाजमीन के सामने, जिसकी तस्दीक आज इस फैसले से होती है। सबसे पहले शुक्रिया हमें ऑन बोर्ड लेने के लिए। ये जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, मैंने इसको अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन न्यूज़ में आया है, वो मैंने देखा है। लेकिन हर डिपार्टमेंट में जो टेम्परेरी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है वो बिल्कुल डिफरेंटली है। कोई डेली वेजर है, कोई कैजुअल लेबर है, कोई अगर आर्जी मुलाजमीन की बात करें तो उनमें बहुत सारे अक़साम हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोर्ट ने कहा कि कैजुअल लेबर को राइट नहीं बनता है रेगुलराइजेशन क्लेम करने का, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी कैजुअल लेबर को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हायर करते हैं, 3 महीने बाद उसकी छुट्टी कर दीजिए। आप उसको 32 साल, 34 साल, 25 साल कंटिन्यू करके उसको 32 साल के बाद ये तो नहीं कह सकते कि आप चले जाइए। अगर कैजुअल लेबर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए है, फिर वो पूरी जिंदगी आपको क्यों देगा? एक तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। दूसरा, अगर 20-25 सालों से सरकार खजाने में से उनको तनख्वाह दे रही है, उनसे काम ले रही है, उनको ट्रांसफर कर रही है, उनके अकाउंट में तनख्वाह आता है हर महीने, प्लान फंड है उसके लिए, अगर वो कैजुअल लेबर फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम था तो उसको उसी वक्त छुट्टी कर देनी चाहिए थी। अब 30 साल बाद जब उसकी उम्र 50 पहुंची है, 40-45 हो गए है, आज अब उसको डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, हर एक महकमे में जो टेम्परेरी मुलाजमीन है उनकी एक अलग अलग स्टेट्स है। अगर कोई डेली वेजर लगा है
अगर कोई कंसोलिडेटेड लगा है उस अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, अगर सरकार चलो इस लाइन को पकड़ लेती है, जो लोग उन्होंने किसी स्कीम में लगाए और वो स्कीम कहती है कि भाई आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनको रेगुलराइज करना है, फिर उनके बारे में सरकार फैसला क्यों नहीं लेती है? इसलिए बात यह है कि जो अदालत ने फैसला दिया है इसको पहले सोचना पड़ेगा। इससे पहले भी एक जजमेंट आई थी जिसमें कोर्ट ने कहा कि आप किसी टेम्परेरी मुलाजिम को विदाउट बीइंग हर्ट यू कैन नॉट टर्मिनेट हिज सर्विसेज, टर्मिनेट नहीं कर सकते। वो भी कोर्ट ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये है कि ये केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा। हमें देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, उसकी बेसिस क्या है, और जो मुलाजिम इस वक्त मुख्तलिफ महकमात में है उनके बेसिस क्या है और उनके जो फैक्ट्स है वो क्या है। अच्छा दुरानी साहब, ये मानकर चलते हैं कि ठीक है इनको कोई राइट नहीं है, जिस हिसाब से जरूरत सरकार को होती है वो उस हिसाब से इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर एक तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट क्यों होती है अलग अलग जगहों पर? फिर अगर वो फिल करनी है तो उन लोगों को जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको नजरअंदाज करने की कोई वजह समझ में आती है? मैं यही तो कह रहा हूं, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट आपने कहा। आप मुझे बताइए, मैं एक डिपार्टमेंट की मिसाल दूंगा, पीएचई जी। पीएचई में इस वक्त अगर 10 से 11,000 लोग टेम्परेरी काम कर रहे हैं, वो अगेंस्ट तो वैकेंट पोस्ट्स काम कर रहे हैं। वहां के जो असल में जो उनकी रिक्रूट रूल्स जो है जिसमें पोस्ट है जितनी उनकी सैंक्शनड है, आज वो 30% भी उनके पोस्ट ऑक्यूपाइड नहीं है। 70% अगर आपके महकमे में वैकेंसीज है, आपने वहां पे रिक्रूट नहीं किया, यहाँ के बेरोजगार जवान को आपने काम नहीं दिया, उसके बदले में आपने डेलीवेजर को पकड़ा, 30 साल से उसका खून पसीना निचोड़ लिया, आज आप किसी बहाने उसको बोलते हैं आपका राइट नहीं बनता है। ये तो जुल्म है ना। आप बताइए मुझे, अगर किसी महकमे में गवर्नमेंट ने, किसी कमेटी ने, हाई पावर्ड कमेटी ने एक रिक्रूटमेंट रूल बनाए, उसके बाद में सैंक्शनिंग स्ट्रक्चर बनाए कि भाई ये महकमा 50 लोग चलाएंगे, फॉर एग्जांपल की बात करो, ये महकमा 5,000 लोग चलाएंगे। अब उस महकमे में लोग रिटायर हो गए, वो 5,000 के बदले 2,000 पे आ गया, जो 3,000 वैकेंसी खाली है, आप उनको पूरी भी नहीं करते हैं। और उस ठीक है, इससे पहले जो आपने एक कोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया कि आप इस तरीके से टर्मिनेशन नहीं कर सकते जिसमें कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं, अदालत ने बहुत बार इस चीज का जिक्र किया, मगर निचली अदालतों से या जो एपेक्स कोर्ट्स वहां तक भी मामलात गए, हाई कोर्ट तक मामलात गए। अगर हुकूमत को आज एक तरह से राहत मिली है, जो वो बात डायरेक्टली खुद नहीं कह सकती, वो कोर्ट ने कह दी, ठीक समझ में आता है, इस ऑर्डर को वो इंप्लीमेंट करेगी इस हिसाब से, लेकिन हुकूमत की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन पहले ऑर्डर्स जो जारी हुए हैं जहां पर कहा गया कि आप इस तरीके से टर्मिनेशन ना करें कि एकदम से आप किसी को हटा देते हैं मुलाजमत से, फौरी तौर पर उनके जो हुकूक हैं उसके मुताबिक काम हो या अदायगी होनी चाहिए, तो क्या अगर इस ऑर्डर को सरकार इंप्लीमेंट ठीक ढंग से करना चाह रही है तो फिर पुराने ऑर्डर्स को क्यों नजरअंदाज किया जाए? वो जो मुलाजमीन के हक में है उन पर भी क्यों इंप्लीमेंटेशन पर काम फौरी तौर ना हो? इसमें कोई राबता आपकी तरफ से मजाज अथॉरिटी के साथ अभी तक कोई हुआ है? जहां तक हमने सरकार से बात की है, वो चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ये चीफ सेक्रेटरी साहब हो, दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हो, सरकार के जितने भी शोबे उनसे हमने बात की है, उनको रिटर्न में भी दिया है, लेकिन हमें ऐसा कोई इंटेंशन सरकार का नजर नहीं आया है कि वो इनको निकालना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मसला ये है, जब आप किसी टेम्पररी मुलाजिम को एक इतने लंबे पीरियड के लिए अपने पास रखते हैं, क्या अब उसकी ये हैसियत नहीं बनी है कि वो किसी और जॉब के लिए अप्लाई करे? एक पीरियड जो होता है एज का, जब उसने वो भी क्रॉस किया और पूरी जवानी एक सरकार को दे दी है, महकमे में दे दी है, आज सरकार के पास इखलाकी तौर पे भी और कोई जवाब नहीं बनती है कि वो आज उसको 50 साल की उम्र में कहेगा जी हमें आपकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार खुद मानती है, अगर कमेटियां बनी, कैबिनेट ने डिसीजन दिए, SRO 520 बना, जो SROs बने वो कैबिनेट की मंजूरी से हुआ, तो वो तो लागू होता है। कोर्ट का ऑर्डर मैं ये मान के चलता हूं कि ऑनवर्ड्स, यानी कोर्ट ऑर्डर में आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे या नहीं, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। क्या कोर्ट ऑर्डर प्रोस्पेक्टिवली होगा या रिट्रोस्पेक्टिवली होगा? आप मुझे बताएं, क्या कोर्ट का ऑर्डर 30 साल पुराने मुलाजिम पर लागू होता है? ये भी तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। बिल्कुल, कोर्ट ने आज ऑर्डर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस पर जवाब दे। वजाहत दुरानी साहब, मेरे पास वक्त इतना ही है, माजरत के साथ, आप बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जरूर कभी इस मामले पर ब्रीफली कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन लोगों की बात है जो मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमत करने वाले जो मुस्तकिल मुलाजमीन है, उनके साथ उनका एक राइट हैंड बनकर ये लोग काम करते हैं और इनके बिना डिपार्टमेंट्स चलते नहीं, ये भी एक सदाकत है। इस पर जरूर कभी गुफ्तगू करेंगे जब मजीद वक्त मिलेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।